कौन जीत रहा है तीसरा चरण। जी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है अररिया सीट पर काफी मजबूत हो गई है। वैसे चुनौती बड़ी है, लेकिन जाति से ऊपर उठकर हिंदू का प्रोग्रेशन होता है। खगड़िया चलते हैं। खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं वो चिराग पासवान के हैं। वहाँ पर कांटे की लड़ाई है। अच्छा, कांटे और की टक्कर हाँ हो हाँ गई है। कांटे खगड़िया को राजद ने राम भरोसे छोड़ दिया है। अच्छा, मधेपुरा और सुपौल दोनों का संसदीय क्षेत्रों में इनका जो की स्थिति थोड़ी कमजोर है। झंझारपुर में आपने कहा कि हम अलग से बात करें, क्या विशेष है वहाँ पर? झंझारपुर में विशेष ये है कि महागठबंधन का प्रत्याशी जो है ना, वो भाजपा के वोट से जीत रहा है चुनाव। देश में तीसरे चरण के चुनाव के साथ ही बिहार में भी ये चर्चाएं तेज हैं कि कौन जीत रहा है तीसरा चरण। जी हाँ, बीजेपी कितने आगे चल रही है और राजद की स्थिति क्या है, तमाम लोगों के ये सवाल हैं। तो बिहार की जो हॉट सीट है, शुरुआत उनसे करेंगे कि तीसरे चरण में बिहार में कौन जीत रहा है, स्थिति क्या है। इस वक्त हमारे साथ राजनीति के विश्लेषक हैं प्रदीप झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता। सर, स्वागत उस सीट से करिए जहां पर इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। अररिया की बात कर लेते हैं, क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, अररिया में आज से 2-4 दिन पहले तक जो स्थिति थी वो बीजेपी के लिए चिंताजनक थी। ठीक है, चूंकि वहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से पहले विधानसभा के चुनाव लड़ चुके थे, वो शत्रुघ्न मंडल, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप सिंह के लिए चिंता का कारण बने हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से यह अंतिम में 2 दिनों के अंदर और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अररिया जाने के बाद जिस प्रकार से ध्रुवीकरण हुआ, ठीक है, उससे वहाँ पर अब ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है अररिया सीट पर काफ़ी मजबूत हो गई है। वैसे चुनौती बड़ी है, लेकिन एक एडवांटेज ये भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक तो माने वहाँ पर जो है जाति से ऊपर उठकर हिंदू का प्रोग्रेशन होता है। दूसरा क्या है कि आरजेडी ने जिस प्रकार से, ठीक है, तस्लीमुद्दीन के बड़े पुत्र सरफराज आलम का टिकट काटकर छोटे पुत्र शाहनवाज आलम को टिकट दिया, तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं सरफराज आलम जो है वो माने भीतरघात करने की स्थिति में है। ठीक है, और सरफराज आलम का जो फैक्टर है वो भी एक तरह से शाहनवाज के लिए शायद महंगा पड़ रहा है। हाँ। देखिए, यहाँ पर अररिया में जैसे आपने कहा कि ध्रुवीकरण, शुरुआत में आपको याद होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जैसे ही मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात हुई, आरक्षण की बात हुई, उसके बाद से लगातार नरेंद्र मोदी की सभाओं में, उनकी रैलियों में ये कहा गया कि हम पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको बचाएंगे और कांग्रेस को ऐसा नहीं करने देंगे, मुस्लिमों में नहीं बांटने देंगे। तो वो ध्रुवीकरण का असर हमें अररिया में दिख रहा है। देखिए अर्पिता, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बिहार का 4 ऐसा संसदीय क्षेत्र है प्रमुख रूप से जहां पर कि तात्कालिक मुद्दा ये, चाहे वो कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की बात हो या लालू प्रसाद का आज का जो बयान है कि हम मुसलमानों को सेपरेट आरक्षण का समर्थन करते हैं, तो इस बयान का बहुत अधिक, हाँ ठीक है, तात्कालिक 1-8% असर पड़ता है, परिणाम पर पड़ेगा, लेकिन वहाँ की राजनीति, ये चारों संसदीय क्षेत्रों की राजनीति पहले से ही ध्रुवीकृत है। आज से नहीं बल्कि लगातार, भले ही 30 वर्षों से, 1990 के बाद से ही वहाँ की राजनीति कंप्लीटली ध्रुवीकृत है। और उसके पीछे ये लालू, नरेंद्र मोदी और ये आरक्षण का फॉर्मूला वहाँ काम नहीं करता। वहाँ सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ वाला जो मुद्दा है ना, ठीक है, राजनीतिक दलों के लिए वहाँ कोई मुद्दा नहीं है ये बांग्लादेशी घुसपैठ, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय आबादी है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चूँकि आप देखेंगी क्या कि जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम की आप समीक्षा करेंगी, अगर 3-4 चुनाव के लगातार, और विधानसभा चुनाव का भी, तो आप देखेंगे क्या कि इन 4 संसदीय क्षेत्रों में और इसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में पोलराइजेशन जो है धार्मिक आधार पर होता रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो जो फैक्टर है ना कि वहाँ जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए आते हैं उसको जो संरक्षण दिया जाता है वहाँ के स्थानीय मुस्लिम नेताओं के द्वारा, तो उसके खिलाफ आम हिंदुओं में, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उसका आक्रोश प्रकट होता है और वो आक्रोश ही भारतीय जनता पार्टी को वोट के रूप में मिलता रहा है। यानी अररिया से अभी बीजेपी आगे चल रही है। अगर हम अगली सीट की बात करें तो खगड़िया चलते हैं। खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं वो चिराग पासवान के हैं, यानी लोजपा आर के हैं। अब खगड़िया का भी माहौल थोड़ा गर्म है क्योंकि चिराग पासवान पर विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने ये सीट एक तरह से बेच दी है।
लेकिन कुल मिलाकर वहाँ पर अगर माहौल की बात करें तो क्या लगता है आपको, चिराग पासवान के कैंडिडेट जो राजेश वर्मा है कितने वहाँ पर मजबूत हैं, क्या जीत रहे हैं? देखिए, सीधा है कि शुरुआत में जब जब प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई थी तो वहाँ पर उस समय में प्रारंभिक दौर में लोजपा के जो प्रत्याशी थे राजेश वर्मा, वो थोड़े कमज़ोर दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज होता गया, ठीक है, वैसे वैसे उनकी स्थिति मजबूत होती गई है और अब वहाँ पर कांटे की लड़ाई है। अच्छा, कांटे और की टक्कर हाँ हो हाँ रही है। कांटे की लड़ाई है। और कांटे की लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो 4 जून को मालूम होगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया ये सीन दिख रहा है वहाँ पर कि मुकाबला कांटे की है और एनडीए ने काफ़ी रिकवरी किया है। ये ठीक मोदी है। जी की रैलियों का असर तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है पिछले एक महीने में कई रैलियां कर दी। कई चीज़ों का असर है। नरेंद्र मोदी की रैली का असर है, चिराग पासवान ने जिस तरह से मेहनत किया है उसका भी असर है। तीसरा एक और चीज़ का असर है कि आप देखेंगे कि आरजेडी या जो महागठबंधन है या उसमें तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी ऐसे लोग जिस प्रकार से आरजेडी के प्रत्याशियों के लिए जितनी गंभीरता से चुनाव प्रचार करते हैं, अपने सहयोगियों के लिए कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए ना कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आरजेडी कांग्रेस वाले सीट पे नहीं जाते, तेजस्वी यादव कांग्रेस का कोई नेता आरजेडी के सीट पे नहीं आता चुनाव प्रचार करने के लिए, और वामपंथियों को तो सब वामपंथियों के भरोसे छोड़ दिया है। तो सीपी चूंकि खगड़िया से सीपीएम चुनाव लड़ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर तेजस्वी लालू की कोई अपील नहीं है कि भाई जितवा कोई दो। इंटरेस्ट नहीं है, कोई एकदम ठीक है टिकट सीट दे दिया है तो अपना जीते मरे खगड़िया को राजद ने राम भरोसे छोड़ दिया है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, सुपौल की तरफ बढ़ते हैं। सुपौल, मधेपुरा और झंझारपुर तीनों ऐसी सीटें हैं जहां पर जदयू के कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। अब यहां पर क्या मुकाबला आपको लग रहा है? क्या इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जदयू के जो उम्मीदवार हैं उनको कुछ फाइट दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछली बार की तुलना में 2019 की तुलना में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की स्थिति मधेपुरा हो चाहे सुपौल हो, मैं झंझारपुर की बात अलग से करूंगा, मधेपुरा और सुपौल दोनों का संसदीय क्षेत्रों में इनका जो की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ आरजेडी दोनों सीट पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिएगा कि मधेपुरा संसदीय क्षेत्र में पिछले बार त्रिकोणात्मक संघर्ष था। पप्पू यादव भी एक फैक्टर बने हुए थे। पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे आरजेडी के खिलाफ, ठीक है, तो वोट का बंटवारा हुआ था, जो इस बार वोट का बंटवारा नहीं होता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट फाइट है और साथ ही दिनेश चंद्र यादव के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है, ठीक है। दूसरा, सुपौल में भी वही स्थिति है। सुपौल में भी जो है आरजेडी ने एक नए कैंडिडेट को टिकट दिया है, चंद्रहास चौपाल, एक दलित को सामान्य सीट पे उम्मीदवार बनाया है, और दिलेश्वर कामत के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक टेप जो है लगातार बजाया जा रहा है वहाँ पर, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है दिलेश्वर कामत का, उस समय में कोविड के समय में जिस प्रकार से वो बोले कि भाई तुम्हारे वोट से हम चुनाव नहीं जीतते, तो एक मतदाता के प्रति मतदाता के प्रति उपेक्षा का भाव, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है, कैंडिडेट जब मैदान में होते तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी चल रहा होगा कि एक तो होता है कि लोकसभा चुनाव में सीधे वोट जो पड़ता है प्रधानमंत्री को बनाने के लिए पड़ता है, लेकिन जदयू के जहाँ जहाँ कैंडिडेट है ये फैक्टर नहीं काम आ रहा है। नहीं, देखिए, वोट तो तीन स्तर पर पड़ता है ना। एक तो हाँ ठीक है, एक फैक्टर होता है राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर। जब राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जो मतदान करने वाले लोग हैं उनकी फर्स्ट चॉइस नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, ठीक है, हिंदुओं में, और मुसलमानों में राहुल गांधी हो जाते हैं फर्स्ट चॉइस। राज्य स्तर के मुद्दों पे जो चुनाव मतदान करने वाले मतदाता हैं वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में चुनाव करते हैं, जो नीतीश के समर्थक है, लालू के समर्थक, ठीक है। लालू प्रसाद कितना भी अच्छा काम करेंगे, जो लालू प्रसाद के विरोधी है उन्हें वोट नहीं देंगे, ठीक है। और नीतीश कुमार गला काट के अपना दे देंगे लालू प्रसाद के समर्थकों को, तब भी लालू प्रसाद के जो समर्थक है नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, ठीक है। तीसरा जो मतदाता समूह है वो स्थानीय प्रत्याशी, स्थानीय उम्मीदवार के आधार पर उसकी जाति, उसका व्यक्तित्व, उसका क्षेत्र में सक्रियता, ठीक है, उसकी मिलनसारिता, उसका काम के आधार पर भी मतदान करती है, ठीक है। तो ये अगर झंझारपुर की बात करें, झंझारपुर में आपने कहा कि हम अलग से बात करें, क्या विशेष है वहाँ पर? झंझारपुर में विशेष ये है कि महागठबंधन का प्रत्याशी जो है ना, वो भाजपा के वोट से जीत रहा है चुनाव। क्या बात है? यस, एकदम। वहाँ भारतीय आरएसएस का एक स्वयंसेवक, ठीक है,
मुकेश सहनी की टिकट पे चुनाव जीत रहा है और वो प्रचार करता फिर रहा है सुमन कुमार महासेठ कि मैं चुनाव जीत कर, चूंकि मैं वीआईपी का अकेला सांसद रहूंगा तो इसीलिए मैं भाजपा में शामिल हो जाऊंगा, तो मैं मोदी को मदद करूंगा, मोदी की सरकार बनाऊंगा। मोदी की सरकार बनाने के लिए हाँ झंझारपुर में महागठबंधन का प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। क्या बात है, ये मतलब बिल्कुल अलग ही समीकरण दिख रहा है झंझारपुर में। मतलब विरोधी भी हम ही है, समर्थक भी हम ही है, ये मामला चल रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर अगर पिछले 2 चरण के मुकाबले यहाँ पर एनडीए जो गठबंधन है उसका मजबूतपन हम देख पा रहे हैं और इंडिया गठबंधन थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की बात हो या फिर यहाँ पर ध्रुवीकरण की बात हो, कई फैक्टर हैं जो असर कर रहे हैं इस बार। लेकिन देखते हैं, राजद भी पूरा दमखम लगाए हुए है, लालू यादव, तेजस्वी यादव भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। चुनावी परिणाम क्या होगा, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल इस खास विश्लेषण में इतना ही। नमस्कार।